वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं क्या बायो का पार्ट 2 वीडियो। देखिए क्या हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं कोशिका। आखिर सेल क्या होता है। देखिए क्या पढ़ना है हम लोग को, सेल क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि सेल क्या होता है। हमारे बॉडी का स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कोशिका, सबसे पहले क्या सेल का हिंदी क्या होता है, कोशिका। देखिए सबसे पहले आपको को देखना है कि सेल सेल का अध्ययन क्या होता है, यानी कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। आप लोग सेल देख लिए कि सेल क्या होता है, जीवन की मूलभूत कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है ना। यानी सेल इज द स्मॉलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यानी कि कोशिका के अध्ययन हम लोग के एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी, है ना। अच्छा देखिए सेल क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई है। इसे कौन कहा था, आता है कि सेल जीवन की मूलभूत इकाई है। इसे कहने वाले साहब थे कौन, ये थे आपका रॉबर्ट हुक साहब। कौन थे, रॉबर्ट हुक। कब किए थे कोशिका की खोज, 1665 में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 1665 में कौन सा सेल का खोज किया था, डेड सेल का खोज किए थे। और डेड सेल कहने का मतलब ये किस में खोज किए थे, कॉर्क में। और कॉर्क होता क्या है, मधुमक्खी के छत्ता होता है, उसमें से ये सेल देखे थे। कब देखे थे, 1665 को, यानी 1665 को। किससे देखे थे, थ्रू माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखे थे। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए सेल होता है सबसे छोटा इकाई सेल, और बहुत सारा सेल मिल करके क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, जिसको कहते क्या है हम लोग, उत्तक कहते हैं। और बहुत सारा उत्तक अगर मिला देंगे तो ये क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन कहने का मतलब अंग। देखिए अंग कहने का मतलब क्या, जैसे हाथ हो गया, आपका पैर हो गया, ये अंग है, उसमें बहुत सारा टिश्यू है ना। फिर अगर बहुत सारा ऑर्गन मिलाएंगे तो ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम के मिलने के बाद आपका क्या बनता है, बॉडी बनता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला नंबर क्या, कोशिका का सिद्धांत है। क्या होता है, कोशिका का सिद्धांत। देखिए कोशिका का सिद्धांत आखिर कौन दिया, क्या है ये, है ना। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर कोशिका के सिद्धांत दो दिए थे, कौन थे, सेल्डन और स्वान। देखिए सेल्डन और स्वान क्या थे, कोशिका के सिद्धांत दिए थे। तो सबसे पहले कोशिका के सिद्धांत क्या दिए थे, देखिए सेल्डन साहब ने दिए थे कोशिका का सिद्धांत अलग, ये दे स्वान साहब का अपना सिद्धांत है। देखिए सेल्डन क्या दिए थे कि सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, सभी जीवों का जो शरीर है वो किससे मिलके बना है, आपका या तो कोशिका से या कोशिका के उत्पाद, कहने का मतलब कोशिका से जो प्रोडक्ट तैयार होगा उससे मिलकर बना है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि पूछा जाता है कि सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलके बना है। इसका ये कथन कौन कहा था, तो ये कहने वाले हैं सेल्डन साहब, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं क्या कि अगर नई कोशिकाओं का निर्माण होगा तो ये किससे होगा, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन से ही न्यू सेल का प्रोडक्ट होगा, यानी क्रिएशन होगा। ये कहने वाले हैं कौन, स्वान साहब हैं, है ना। तो आपको कंफर्म हो गया कि सेल्डन क्या कहते हैं कि शरीर की जो सभी शरीर बना होता है वो किससे बना होता है, तो कोशिका से या कोशिका के उत्पाद से। और अगर नई कोशिका का निर्माण होगा तो ये किससे होता है, कोशिका विभाजन से होता है। ये कौन कहे थे, स्वान कहे थे। तो कुछ कुछ और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है क्या, ऑस्ट्रिच सेल। कहने का मतलब होगा शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ा कोशिका होती है। अगर सबसे छोटी कहा जाए तो सबसे छोटी सेल क्या होगा, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। और इस सेल का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टम। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम। और ये जीवाणु में पाया जाता है। इसी को कहा जाता है PPLO, क्या कहते हैं, PPLO कहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या, आगे देखते हैं। देखिए मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी और लंबी कोशिका कहा जाए तो क्या कहेंगे, इसको कहते हैं न्यूरॉन, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, तंत्रिका तंत्र, है ना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन, जिसको क्या कहते हैं हम, तंत्रिका तंत्र, है ना। अगर मानव के शरीर की अगर सबसे छोटी कोशिका कहा जाए तो कौन होगा, तो छोटी कोशिका को कहा जाता है RBC। लेकिन बहुत कोई इसमें क्या करते हैं कि
स्पर्म को बोल दे रहे होते, तो स्पर्म भी आपका सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अगर मृत कोशिका की बात किया जाए तो मृत कोशिका के लिए हम फर्स्ट में ही बोले थे कि जो खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में, वो कौन सा कोशिका था, मृत कोशिका ही था, है ना। और किस में खोज किए थे, कॉर्क टिश्यू में, और कॉर्क क्या था, मधुमक्खी के छत्ता था। और अगर जीवित कोशिका बोला जाए कि लिविंग सेल का खोज कौन किया था, तो लिविंग सेल करने वाले हैं कौन, ये बैक्टीरिया के जो खोज किए थे कौन, एंटोनियो लीवेनहॉक। और ये लीवेनहॉक किस में खोज किए थे, कोशिका, ये प्याज की झिल्ली में खोज किए थे, किस में किए थे, ओनियन में। और कब किए थे, 1669, ये भी याद रखिएगा, 1669 में एंटोनियो लीवेनहॉक जो किसका खोज किए थे, जीवाणु का। और वही क्या खोज किए, जीवित कोशिका का, लिविंग सेल का खोज कौन किए थे, लिवेनहॉक। बैक्टीरिया का खोज कौन किए थे, लिवेनहॉक, है ना। तो चलिए और आगे देखते हैं। अच्छा, सभी जीवों में क्या दो प्रकार से बटा होता है, कौन कौन से जीव, एक तो हो गया आपका एक कोशिकीय जीव जिसमें सिंगल एक कोशिकीय हो, है ना। और एक होता है बहुकोशिकीय, कहने का मतलब एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। अगर एक कोशिकीय जीव की बात किया जाए तो उसका क्या होगा, एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है, उसका शरीर को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसका आपका कुछ नहीं, आपका इसका एग्जाम्पल याद रखना है, कहेगा इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है, तो कौन होगा, पहला नंबर में अमीबा है। फिर कौन है, पैरामीशिया, जिसका आकार कैसा होता है, पैर के आकार का होता है, जो पैर का पंजा होता है ना उस टाइप का होता है। और एक कौन सा होगा, वो प्लाज्मोडियम, जिसको क्या कहते हैं, जीवाणु। प्लाज्मोडियम जीवाणु का भी कौन है, वो एक कोशिकीय जीव है। अगर देखा जाए बहुकोशिकीय जीव का, तो बहुकोशिकीय जीव में क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आएंगे, वे जीव जिनका शरीर या तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, या तो क्या बहुत सारे कोशिका के प्रकार से मिलकर बना है। तो जैसे मैं उसमें हम लोग आ जाएंगे, एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल, है ना, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये सब किससे मिलके बने हैं, बहुकोशिकीय जीव से। तो चलिए अब हम लोग कोशिका के पार्ट आते हैं, और कोशिका में भी बहुत सारा प्रकार होते हैं, तो कोशिका के भाग हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर कोशिका के भाग में आता है सेल वॉल। क्या आता है, सेल वॉल, इसको कहते हैं क्या, कोशिका भित्ति। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल का आउटर मोस्ट पार्ट सेल वॉल से ढका होता है, लेकिन एनिमल सेल का आउटर मोस्ट पार्ट किससे, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्लांट सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाया जाता है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं सेल वॉल, और इसके अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो प्लांट का आउटर पार्ट क्या हो गया, सेल वॉल हो गया, और इनर पार्ट हो जाएगा क्या, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो आगे देखते हैं। देखिए अभी तो बता रहे थे कि सेल वॉल सिर्फ किस में पाया जाता है, आपका पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये बाहरी आवरण होता है किसका, पादप कोशिकाओं का। तो बात आता है यहाँ कि आखिर सेल वॉल किससे मिलके बना होता है। तो देखिए दोस्तों, सेल वॉल आपका सेलुलोज से मिलके बना होता है। दूसरा बात, ये आपका प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है, कहने का मतलब है सबसे कठोर भाग कोशिका का कौन होगा, सेल वॉल होता है। किससे मिलके बना होता है, तो सेल्यूलोज से मिलके बना होता है। अच्छा, ये डेड सेल भी होता है, ध्यान रखिए, ये आपका पादप सेल का मृत भाग होता है। कैसा भाग होता है, मृत भाग होता है। और ये हार्डेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें वाटर 0% होता है, पानी नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, आपका हार्डेस्ट होता है यानी कठोर होता है। और सेलुलोज क्या है, आपका एक पॉलीसेकेराइड, आप लोग पढ़े होंगे मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, तो ये क्या है, आपका पॉलीसेकेराइड यानी शुगर का पार्ट है। तो देखिए सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं, क्या सेलुलोज का बना होता है ना। और काम इसका क्या है सेल वॉल का, तो देखिए इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना यानी प्रोटेक्शन करना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या, आपका सेल मेम्ब्रेन, क्या देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली, है ना। तो ये जंतु कोशिका, ध्यान दीजिएगा, एनिमल सेल और पादप सेल दोनों में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पादप कोशिका का इनर पार्ट और एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका का आउटर पार्ट में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है। देखिए इसका मेन कार्य होता है कि ये छानने का काम करता है, छानने का काम करता है। तो इसका काम क्या है, कोशिका के अंदर से बाहर जाने वाली अणुओं पर नियंत्रण रखना। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर से यानी कि कोशिका के शरीर से जो है वो क्या है आपका, इसके अच्छे भाग यानी कोशिका के अंदर से अच्छे भाग जो हैं उसको
कोशिका से बाहर जाने नहीं देता है। दूसरा बात कि खराब पदार्थ को कोशिका के अंदर आने नहीं देता है। यही इसका मेन फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है मेन, कि ये नहीं खराब पदार्थ को अंदर आने देता है और नहीं अच्छे पदार्थ को कोशिका से बाहर जाने देता है। ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। नेक्स्ट वर्ड क्या देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या, केंद्रक। देखिए केंद्रक की खोज कौन किया था, केंद्रक की खोज करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन, है ना। कौन खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में खोज किए थे। और यह कोशिका का, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा भाग होता है। कहेगा कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो आपका आएगा कौन, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे, कब किए थे आपका 1831 में खोज किए थे, है ना। तो इसे ध्यान दे। और ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। और इसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, तो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं अब इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं। देखिए केंद्र को इसी कोशिका का मैनेजर कहते हैं, यानी इसको प्रबंधक या दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कहेगा कि आपका न्यूक्लियस का काम क्या है, तो आपका क्या है, ये मैनेज करने का काम करता है ना। ये क्या है, आपका कोशिका का दिमाग है, ब्रेन है ना। केंद्रक में भी क्या होता है, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए। इसका होता है फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो देखिए क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। मैनेजर ऑफ सेल किसे कहेंगे, तो क्या होगा आपका, न्यूक्लियस। तो इस तरह से आपको और भी आगे देखते जाना है। देखिए अब क्या होता है, कुछ हम लोग देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है ना। चलिए देखते हैं डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। इसका फुल फॉर्म तो बता दें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होगा, आरएनए का क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। देखिए डीएनए का मॉडल कौन दिए थे, वाटसन और क्रिक दिए थे। इसका मॉडल देने वाले कौन है, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक दिए हैं। और आरएनए मॉडल का कौन दिए हैं, तो ये दिए हैं फ्रेडरिक मेजर। कौन दिए हैं, फ्रेडरिक मेजर। आगे देखते हैं, यह केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। देखिएगा डीएनए किस में पाया जाता है, आपका डीएनए से न्यूक्लियस में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का सबसे बड़ा भाग होता है। आरएनए तरफ देखते हैं, आरएनए कहाँ पाया जाता है, ये केंद्रक एवं केंद्रक द्रव। देखिए सॉरी, केंद्रक एवं कोशिका द्रव, ये कहने का मतलब ये न्यूक्लियस में भी पाया जाता है आरएनए। और किस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में। तो आरएनए किस में पाया जाता है, केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में। अब देखिए यहाँ पे आता है, ये डबल हेलिक्स होता है। देखिए डबल हेलिक्स है ना, कर्व वाले, यानी ये द्विकुंडलीय, यानी ये क्या होता है, द्विकुंडलीय संरचना होता है किसका, डीएनए का। लेकिन ये क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, यानी एक कुंडलीय होता है, कौन, आरएनए। आगे देखते हैं, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। देखिए हम लोग अभी भी यूज करते हैं, डीएनए टेस्ट करवाएंगे कि ये आनुवांशिक है या नहीं। तो आनुवांशिक पदार्थ किस में होता है, डीएनए में। लेकिन आरएनए का काम क्या है, ये प्रोटीन निर्माण करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, कौन, आरएनए। आगे देखते हैं, डीएनए की संरचना में नाइट्रोजन युक्त 4 प्रकार के क्षार, कहने का मतलब है नाइट्रोजीनियस बेस कितना पाए जाते हैं, 4 टाइप्स का पाए जाते हैं, किसमें, डीएनए संरचना में। और ये कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से 4 प्रकार के पाए जाते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। पहला नंबर है एडेनिन, कौन सा है, एडेनिन। दूसरा क्या है, सी से साइटोसिन। और तीसरा क्या है, थायमीन। और फिर क्या है, ग्वानिन। दोस्तों यहाँ से आता है कि डीएनए में इनमें से कौन डीएनए का ये नाइट्रोजीनियस बेस है। तो इनमें से कुछ ऑप्शन रहेंगे, कुछ आपको हटा देंगे। तो आपको इस तरह याद रखना है कि नाइट्रोजीनियस बेस कितने होते हैं, 4। कौन कौन होते हैं, एडिनिन, आपका साइटोसिन, थायमीन और ग्वानिन। तो इधर देखते हैं आरएनए तरफ क्या होता है, थायमीन की जगह इधर भी होता है नाइट्रोजीनियस बेस, बट यहाँ पे थायमीन था, और यहाँ थायमीन की जगह पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजीनियस बेस में क्या अंतर है, तो इसका डीएनए के थायमीन की जगह पे आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए यहाँ डबल हेलिक्स मॉडल और इधर सिंगल हेलिक्स मॉडल दे दिया है ना। तो आगे देखते हैं, देखिए आरएनए का क्या काम होता है, तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या करना काम होता है, ये संवेग वाहक होता है। क्या करता है, सॉरी संदेश वाहक होता है ना।
और आरएनए का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आरएनए भी कितना प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला नंबर क्या होता है, संदेशवाहक, यानी क्या करता है ये, इसको mRNA कह सकते हैं, यानी मैसेंजर का काम करता है ना, मैसेंजर आरएनए। एक होता है राइबोज आरएनए, इसको कहते हैं rRNA, है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस काम करता है ना, राइबोज करता है। और एक होता है tRNA, जिसको क्या कहेंगे, ट्रांसफर, यानी आरएनए को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करने का काम कर रहा होता है ना। तो आरएनए में rRNA क्या होता है, मुख्य आरएनए होता है। अगर इसमें से तीनों में से mRNA, rRNA और tRNA में मुख्य कौन होता है, आपका rRNA होता है ना, जो क्या काम कर रहा होता है, राइबोज का काम कर रहा होता है, यानी आपका प्रोटीन का सिंथेलेशन यानी सिंथेजाइजेशन कर रहा होता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम कौन कर रहा होता है, राइबोज कर रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रोमोजोम्स। देखिए इसका क्या होता है, गुणसूत्र होता है। क्रोमोजोम का क्या होगा, हिंदी गुणसूत्र। ध्यान दीजिएगा, इसका खोज कौन किए थे, तो क्रोमोजोम के खोज करने वाले कौन थे, ये थे पुरकिंजे। कौन खोज किए थे, पुरकिंजे। और देखिए क्रोमोजोम में क्या पाया जाता है, क्रोमोजोम होते कहाँ हैं, ये डीएनए पर होते हैं। अभी हम लोग देखे थे डीएनए का मॉडल कौन दिए थे, वाटसन और क्रिक दिए थे। तो डीएनए पर क्रोमोजोम लगे होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोजोम से हमेशा पेयर में होते हैं, यानी जोड़ा में पाए जाते हैं। और ये सिर्फ कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। क्रोमोजोम्स कब दिखाई देंगे, सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के समय। और ह्यूमन बॉडी में तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, 23 आपका क्रोमोजोम्स। अगर ये क्रोमोजोम्स अगर गड़बड़ी होगा तो ये क्या होगा, आपको आनुवांशिक डिजीज होगा। और हम लोग आनुवांशिक डिजीज आपको डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्रोमोजोम्स कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्रोमोजोम्स कितना प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। फर्स्ट होता है क्या आपका ऑटोजोम, और दूसरा क्या होगा आपका एलोजोम। ध्यान दीजिएगा, ऑटोजोम हमेशा क्या होगा, सेम होगा, लेकिन एलोजोम जो होगा वो सेम ना होकर के यही लिंग निर्धारक होगा, यानी ये डिटरमाइन कर रहा है कि सेक्स का, कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। चलिए देखते हैं। और ये ऑटोजोम क्या होता है, दोनों में समान होता है, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है आपका ऑटोजोम। देखिए ऑटोजोम कहने का मतलब होगा ये गुणसूत्र जो लड़का लड़की दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। कहने का मतलब है कि 23 पेयर होते हैं ह्यूमन में, तो 22 पेयर क्या हो गया आपका ऑटोजोम होगा, यानी 44 गुणसूत्र हो गए ऑटोजोम। बच गए बाकी 2, तो 2 क्या होंगे, वो एलोजोम होंगे, है ना। और ये क्या करता है, जो लड़का और लड़की का निर्धारण कर रहा होता है। तो देखिए मेल में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल में कौन सा पाए जाते हैं, दोनों एक्स। और इसी से क्या फर्टिलाइजर से क्या होता है आपका मेल और फीमेल का डिटरमाइन होता है। आगे देखते हैं ऑटोजोम में क्या होता है। ऑटोजोम में अगर प्रॉब्लम हो जाने पर, अगर आपका ऑटोजोम में प्रॉब्लम हुआ तो आनुवांशिक बीमारी हो जाती है ना। और ये हमेशा क्या पेयर में होनी चाहिए, ऑटोजोम किस में होना चाहिए, पेयर में होने चाहिए। और नहीं होने के कारण ही क्या होता है आपका इसमें डिजीज होता है। एलोजोम से क्या होता है, लड़की लड़के का क्या डिसाइड करते हैं कि ये लड़की है या लड़का। अगर आपका एक्स और एक्स यानी फादर और मदर का एक्स एक्स मिलकर फर्टिलाइज होगा तो वो गर्ल्स बनेगी। और अगर फादर का अगर वाई और मदर का एक्स रह के मिलेगा तो क्या बनेगा आपका बॉयज बनेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे, कुछ कुछ देख लेते हैं गुणसूत्र क्या पाया जाता है। देखिए मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 6 जोड़ी, है ना, 6 पेयर होते हैं किसमें, मच्छर में। और चिंपैंजी जो हम लोग क्या बंदर का रूप है, ये चिंपैंजी में कितना पाए जाते हैं आपका 24 जोड़ी, यानी 24 जोड़ी पाए जाते हैं। और आलू और तंबाकू में कितना जोड़ी पाए जाते हैं, 18 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आता है कि मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 6 जोड़ी। अगर पूछेगा कि आपका चिंपैंजी में कितना होता है, तो 24 जोड़ी। अगर टमाटर में पूछ दे तो टमाटर में कितना जोड़ी, 22 जोड़ी होगा। और मक्खी में कितना, जो मक्खी में कितना जोड़ी होते हैं, 4 जोड़ी। बिल्ली में कितना जोड़ी, 19 जोड़ी। गेहूं में कितना जोड़ी गुणसूत्र, 21 जोड़ी। और मटर में कितना पेयर, 7 पेयर पाए जाते हैं। और कुछ कुछ आपको याद भी रखना होगा कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या है आपका पाइसम अस्टायरवम, क्या है पाइसम अस्टायरवम। फिर आपका गेहूं का क्या है, ट्रिटिकम अस्टिवम, है ना। हाथी में कितना गुणसूत्र होता है, 88 गुणसूत्र होता है। हाथी में कितना गुणसूत्र होता है आपका 88, यानी 88 पेयर गुणसूत्र होता है किसमें, हाथी में। तो ये देखिए आपका कोशिका का कुछ आपका एक छोटा सा फिगर है। देखिए सबसे
सेंटर का पार्ट क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, ये जीन यानी जो गुणसूत्र हम बोल रहे थे, यानी क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। यानी डीएनए यहीं पे है, डीएनए और आरएनए होता है केंद्रक में, तो डीएनए पे क्या पाया जाएगा, गुणसूत्र पाया जाएगा। यानी इस पार्ट यहाँ पे डीएनए है और यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका गुणसूत्र। अगर देखिए ये बाहर का आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये क्या है, सेल वॉल है। इसके अंदर वाले क्या है आपका, सेल मेम्ब्रेन है यानी कोशिका झिल्ली है। और ये वाला पार्ट क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए ये पैकेजिंग का काम कर रहा होता है खाना का, तो ये क्या है आपका, इसको ऊर्जा घर भी कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये सेल के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है, ये लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, लिक्विड पार्ट को कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ देख लेते हैं क्या, जीन के बारे में देख लेते हैं। जीन क्या होता है, देखिए जीन की खोज कौन किया था, जेड जोहानसन किया था। जीन की खोज कौन किए थे, जेड जोहानसन ने किए थे। और जीन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी का, यानी जेनेटिक्स कहा जाता है। और अनुवांशिकी के पिता कौन थे, जॉर्ज मेंडल थे। कौन थे, अनुवांशिकी के पिता थे मेंडल थे। और ये जेनेटिक्स कैरेक्टर ट्रांसफर करता है कौन, जीन। जो जेनेटिक जिसे होता है क्या, पिता का पुत्र के जैसा जो लक्षण दिख रहा होता है या फिर माँ की तरफ, ये जेनेटिक्स कौन ट्रांसफर कर रहा होता है, जीन ही कर रहा होता है ना। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का जो ट्रांसफर होता है किसके थ्रू होता है, जीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। हम बोले थे क्या कि कोशिका के सबसे बड़ा भाग होता है क्या आपका, न्यूक्लियस। उसके बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा भाग है तो कौन होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, सूत्रकनिका है। चलिए देखते हैं क्या यह कोशिका का दूसरा स्थान पर सबसे बड़ा भाग है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं, इसकी खोज कौन किए थे, तो अल्टमैन किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था, अल्टमैन ने किया था, है ना। लेकिन इसका अगर नाम देखा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण यानी नाम कौन दिया था कि इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, तो ये कौन होता है, ये बेंडा नाम करके वैज्ञानिक दिए थे। और इसका खोज किए थे अल्टमैन। और अगर इसका नामकरण कहा जाए तो कौन नामकरण किए थे, आपका बेंडा नामकरण किए थे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी दे रहा होता है। देखिए ये ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड दिया, हाइड्रोजन देगा। और ये एटीपी क्या होता है आपका, एनर्जी होता है। और इसका फुल फॉर्म आता है, क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी ये क्या है आपका एनर्जी पार्ट है। इसका फुल फॉर्म एटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में। ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, होता है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए देखते हैं क्या माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन। और क्या होता है, एटीपी में संग्रह होता है क्या, ऊर्जा, है ना, होता है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। पूछा जाता है एनर्जी हाउस ऑफ सेल इज नॉन एज, तो क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी एनर्जी हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी श्वसन की प्रक्रिया किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और एटीपी को मानव के शरीर का क्या कहा जाता है, मुद्रा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है एटीपी को फुल फॉर्म क्या होगा, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका मानव शरीर के करेंसी कहने का मतलब, जो हम लोग को जो हम बोल रहे हैं, ये किस चीज़ में हम बोल रहे हैं, आपका वॉइस में बोल रहे हैं। और इसका एनर्जी कौन दे रहा है, हमको एटीपी में मिल रहा है, यानी एटीपी हमको एनर्जी दे रहा है। तो इसीलिए एटीपी को क्या कहते हैं, मानव शरीर के मुद्रा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है कि मानव शरीर के मुद्रा किसे कहते हैं, करेंसी ऑफ सेल किसे कहते हैं, कोशिका का मुद्रा किसे कहेंगे, तो क्या होगा आपका एटीपी होगा। और एक एटीपी बराबर कितना एनर्जी होगा, तो कितना होगा 7.6 कैलोरी। कैलोरी आपका ऊर्जा का ही क्या है, यूनिट है ना। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, एक एटीपी बराबर कितना होता है आपका 7.6 कैलोरी। और ये भी क्या होता है आपका डबल हेलिक्स, दोहरी झिल्ली में बना होता है आपका जो सेल, ये आपका बना हुआ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दोहरी झिल्ली में बना होता है। तो इसका फिगर देख लीजिए, आपका ये वल्कुट भाग है ना। और ये अंतस्थ एक मेम्ब्रेन है और यही आपका एटीपी है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या, लाइसोसोम। क्या है आपका, लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली कहते हैं, है ना। ये कोशिका के आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। इसका खोज कौन किए थे, श्री डी डुबे। कौन खोज किए थे, डी डुबे, ये याद रखना है।
कौन खोज के? लाइसोसोम के खोज कौन के थे? डी डुबे। और ये क्या है, लार में भी लाइसोसोम पाया जाता है। जो हम लोग को सलाइवा होता है लार, उसमें क्या पाया जाता है? लाइसोसोम, है ना। देखिए लाइसोसोम में क्या होता है, आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखते हैं। देखिए लाइसोसोम क्या करते हैं, आपका अपघट्य जो डिकम्पोज करने वाला है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखते हैं, और जिनका कार्य क्या होता है? कोशिका के बाहर से आए हुए अणुओं को नष्ट करना। यानी जो कोशिका के बाहर से जो आएंगे अणु, उसको क्या करेगा? ये डिस्ट्रॉय करेगा, है ना। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है कि एंजाइम इतना अत्यधिक मात्रा में बन जाता है कि ये क्या होता है, एंजाइम को नष्ट खुद खुद को नष्ट कर देते हैं और एंजाइम को भी नष्ट कर देते हैं। कहने का मतलब है कि ये इसका काम क्या है कि बाहर से आए अणुओं को नष्ट करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतना ज़्यादा अणु आ जाता है और इतना ज़्यादा इसमें एंजाइम बन जाता है कि खुद को क्या कर देता है, वो सारे सेल को भी डेड कर देता है और खुद अपने भी डेड हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। कोशिका का आत्मघाती थैली क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बाहर से बहुत सारे अणु आए, उसको नष्ट किए, लेकिन कभी कभी एंजाइम इतना बन गया कि ये खुद को भी क्या कर लेता है? डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लाइसोसोम क्या होता है। ब्लड कैंसर के समय अत्यधिक सक्रिय होता है। कहने का मतलब है जिसमें ब्लड कैंसर यानी जो ब्लड में ट्यूमर बन जाते हैं गांठ, उसमें ये अत्यधिक एक्टिव हो जाता है। कौन? आपका लाइसोसोम। और लाइसोसोम में क्या होता है, एक ही झिल्ली पाया जाता है, इसीलिए तो फट जा रहा था, ब्लास्ट हो रहा था, और इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहा गया। क्यों? क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन बना होता है। कौन? आपका लाइसोसोम। देख लीजिए लाइसोसोम का ये फिगर है, देख रहे हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर में बन रहे हैं, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है? एसिडिक मीडियम होंगे। इसका पीएच मान कितना होगा? 4.5। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका राइबोसोम। देखिए राइबोसोम से क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और राइबोसोम का खोज कौन किए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम का खोज करने वाले थे पैलेडे। कौन थे? पैलेडे खोज किए थे। कौन किए थे? पैलेड खोज किए थे। और ये कोशिका का सबसे छोटा भाग, पूछेगा कि कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन है? राइबोसोम। सबसे बड़ा भाग कौन है? तो सबसे बड़ा भाग कौन था? आपका न्यूक्लियस था। दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन था? तो दूसरा सबसे बड़ा भाग माइटोकॉन्ड्रिया था, जिसका खोज कौन किए थे? अल्टमैन। नाम कौन दिया था? बेंडा। चलिए इस पर भी क्या होता है? एक ही झिल्ली पाया जाता है। किस पर? आपका राइबोसोम पर। और ये क्या काम करता है? मेन काम याद रखना, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये काम करता है ना। और इसीलिए इसको कोशिका का प्रोटीन फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये प्रोटीन फैक्टर। कौन? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्टर। तो देखिए प्रोटीन भी आपका दो प्रकार के पाया जाता है, 2 टाइप्स का राइबोसोम पाया जाता है। एक आपका 70S राइबोसोम पाया जाता है और एक 80S राइबोसोम पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? वायरस में पाया जाता है, विषाणु में पाया जाता है। और ये किस में पाया जाएगा? 80S राइबोसोम हम लोग में, प्लांट और एनिमल में। प्लांट और एनिमल में कौन सा राइबोसोम? 80S। बैक्टीरिया और वायरस में कौन सा? 70S। ये याद रखना है आपको कि जीवाणु में 70S राइबोसोम, और आपका प्लांट और एनिमल में कौन सा राइबोसोम? 80S यानी 80S राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोल्जी का है। इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। इसी को कहते हैं पैकेजिंग ऑफ सेल, यानी ये पैकेज काम कर रहा होता है। जो खाना जो बनता है, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आपको एनर्जी बनता है एटीपी में, और इसको पैकिंग कौन कर रहा होता है? आपका गोल्जी का है। तो देखिए इसका खोज कौन किए थे? याद रखिएगा जो गोल्जी बॉडी यही खोज किए थे, क्या? कैमेलियो गोल्जी। गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी का खोज कौन किए थे? कैमेलियो गोल्जी। और ये क्या है? प्रोटीन जो बनता है राइबोसोम में, ये बांधने का काम करता है। तो बांधने में सहायक कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी। और इसलिए इसको प्रोटीन बांधने वाला कहते हैं, इसको प्रोटीन बांधने वाला कहते हैं ना। यानी कहने का मतलब इसका और भी क्या नाम है दूसरा? देखिए इसका दूसरा नाम क्या? ट्रैफिक पुलिस। ये क्या कर रहा होता है? ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा होता है। इसलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? आपका ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। अच्छा, मदर ऑफ सेल भी इसी को कहते हैं। देखिए खाना बना पैकेज करने का काम मदर का होता है, इसलिए इसको क्या कह देंगे? मदर ऑफ सेल भी किसको कहेंगे? गोल्जी बॉडी को ही कहेंगे। और इसमें कौन सा आरएनए होगा? देखिए ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, तो कौन सा आरएनए होगा? टीआरएनए होगा। कौन सा आरएनए होगा? आपका टीआरएनए यानी ट्रांसफरेबल आरएनए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है आपका रिक्तिका। इसको क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं, यानी जो खाली स्थान होता है। और रिक्तिका का काम क्या होता है? जब कभी किसी बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता पड़ने वाला है, उस समय ये क्या करता है? रिक्तिका पहले से ही एनर्जी को स्टोर करके
रख लेता है। तो यह कोशिका का क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। वैक्यूल्स का मतलब क्या होगा, रिक्त स्थान होता है ना, जहाँ पे क्या काम करता है, संचित खाना को रखता है। तो खाना में नहीं रखेगा भाई, इसको रखेगा किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में। देखिए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है और ये एनर्जी होता है एटीपी में। तो इसको स्टोर करता है कौन, वैक्यूल्स करता है। कौन करता है, आपका वैक्यूल्स करता है ना। और इसी के लिए इसको कोशिका का क्या कहा जाता है, पैकेट कहा जाता है। पैकेट ऑफ सेल किसको कहा जाता है, वैक्यूल्स का। क्यों कहते हैं वैक्यूल्स को, क्योंकि ये रिक्तिका ही कोशिका खाना को क्या करता है, ग्लाइकोजन में स्टोर करता है, यानी इसको पैकेट कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे पॉकेट ऑफ सेल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्लास्टिड। कौन सा वर्ड देखते हैं, लवक, जिसको क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। और इसका खोज कौन किया था, इसका खोज करने वाले थे अर्नेस्ट हैक्कल। देखिए प्लास्टिड का खोज कौन किए थे, हैक्कल खोज किए थे। प्लास्टिड का खोज हैक्कल किए थे। चलिए देखते हैं यह क्या होता है, सिर्फ पादप कोशिका में। ध्यान दीजिएगा प्लास्टिड किस में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में। किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है। और ये पादप कोशिका को कलर यानी रंग जो प्रदान कर रहा हुआ है, कि जो पत्ते हरे दिखते हैं, तो ये सब किसका काम है, आपका प्लास्टिड का ही काम होता है। प्लास्टिड का काम क्या है, आपका कोशिका का कलर प्रदान करना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड का कितने भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। देखिएगा सबका अलग अलग काम है प्लास्टिड का। देखिए सबसे पहला नंबर होता है हरित लवक। देखिए आप लोग जानते होंगे क्लोरोप्लास्ट। देखिए 3 प्रकार के प्लास्टिड है, एक होगा क्लोरोप्लास्ट, एक होगा लीकोप्लास्ट और एक होगा आपका क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्या होता है क्लोरोप्लास्ट कहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, क्लोरोफिल। और ये क्या होता है, ग्रीन, मतलब जो पत्ती जो हरा होता है, ये किसका देन होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, पत्ती हरी, है ना। तो ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम है क्या करना, पत्ता को ग्रीन करना। तो ये ग्रीन कलर किससे संबंधित है, आपका क्लोरोप्लास्ट से। अगर लीकोप्लास्ट कहा जाए तो लीकोप्लास्ट मतलब सफ़ेद का बात कर रहा है ना। तो श्वेत वर्णक होते हैं, यानी लीकोप्लास्ट करने का मतलब क्या, जो फूल या जड़ जो सफ़ेद होते हैं वो किसका काम है, आपका लीकोप्लास्ट का है। और क्लोरोप्लास्ट आपका ग्रीन पत्ती का काम है। अब देखते हैं क्या, ये ग्रीन और वाइट छोड़ करके ऑल ओवर जितना भी कलर है वो कौन देते हैं, क्रोमोप्लास्ट देते हैं। जैसे आपका लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होते हैं, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है। तो ये सब किसका काम है, क्रोमोप्लास्ट का है। तो ये सारा चीज़ आपको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं क्या, हरित लवक। क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट। देखिए हरित लवक में क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोफिल नामक आपका पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक जिसको कहते हैं। और इसके कारण पेड़ पौधे क्या होता है, ग्रीन रंग के होते हैं, यानी हरा रंग के होते हैं। किसके कारण, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो चलिए आगे देखते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट में क्या होता है। ध्यान दीजिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, यानी धातु। तो ये धातु कौन है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और ये मैग्नीशियम का काम क्या होता है, देखिए मैग्नीशियम का काम होता है जब पत्ती में ज़्यादा हीट होगा तो वो हीट को क्या करेगा, रिलीज करके उसको ठंडक पहुंचाएगा। तो ये काम है इसको, जब ज़्यादा पेड़ पौधे में अतिरिक्त ऊष्मा होगा तो उसको क्या करता है, ये अवशोषित करके उसको ठंडक पहुंचाता है। कौन, मैग्नीशियम। पूछा जाता है कि पत्ती लिप्स में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। फिर पूछा जाता है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो आपको मैग्नीशियम पाया जाता है। और भी ध्यान दीजिएगा ह्यूमन में मसल जो होता है, मांसपेशी, इसमें भी क्या पाया जाता है, आपका मैग्नीशियम होता है। यानी ह्यूमन के मसल यानी मांसपेशियों में भी क्या होता है, आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु। आगे देखते हैं क्या है। चलिए तो ये क्या काम करता है, देखिए मैग्नीशियम क्या करता है, खनिज पदार्थ मानव की मांसपेशियों के निर्माण में काम होता है। कौन सा, जो आपका मैग्नीशियम अभी देखिए वो क्या कर रहा होता है, मांसपेशियों के निर्माण में काम कर रहा होता है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा क्या करता है, आपका वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी लेता है जड़ से, खनिज लवण लेता है मिट्टी सॉइल से, और क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल से क्या करता है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण करता है। कहने का मतलब होगा पेड़ पौधों को खाना बनाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाया, ये वाटर बनाया और ऑक्सीजन गैस क्या क्या रिलीज किया, यही ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं। तो देखिए हरित लवक को पेड़ पौधों का रसोई घर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसी को क्या कहा जाता है, किचन हाउस ऑफ प्लांट कहा जाता है। किचन हाउस ऑफ प्लांट किसे कहते हैं, हरित लवक को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं लीकोप्लास्ट।
क्या देखते हैं, लीकोप्लास्ट। जो अभी देख रहे थे तीन क्या था, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए लीकोप्लास्ट क्या करता है, ये सफ़ेद रंग देने का काम करता है। तो लीकोप्लास्ट क्या होता है, जड़ों में पाया जाता है। और किस में पाया जाएगा, ये फूलों में पाया जाएगा, है ना। तो पेड़ पौधों को कैसा कलर देता है, लीको मीन सफ़ेद, यानी ये वाइट सफ़ेद कलर देने का काम करेगा। फिर आगे देखते हैं क्रोमोप्लास्ट, कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट यानी पर्णहरित। और ये पेड़ पौधों को हरे और सफ़ेद छोड़ करके जितना भी रंग होगा ये सब देगा कौन, क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए क्या होता है, देखिए कैरोट में आपका कैरोटीन पिगमेंट के कारण क्या होता है, लाल होता है। टमाटर लाल किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। पीला फूल किसके कारण होंगे, तो जैंथोफिल पिगमेंट के कारण क्या होंगे, फूल पीले होते हैं। ये सारा क्या है आपका, दोनों के बीच ये कलर देने के काम कौन करता है, आपका क्रोमोप्लास्ट करता है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, लास्ट है आपका क्या डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या होगा, पादप कोशिका आकार में बड़ा होगा। पादप कोशिका क्या होगा, प्रकार आकार में बड़ा होगा, और इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, नहीं इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल में कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है और कोशिका भित्ति भी, यानी आउटर पार्ट कोशिका भित्ति, इनर पार्ट कोशिका झिल्ली। लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है ना। तो सबसे बाहरी भाग क्या होगा आपका, कोशिका भित्ति। इसका सबसे बाहरी भाग क्या होगा, जंतु कोशिका का कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। अब आते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, लाइसोसोम कभी कभी पाए जाते हैं, लाइसोसोम कभी कभी पाए जाते हैं लेकिन प्लांट सेल में। लेकिन अगर देखा जाए एनिमल सेल में तो लाइसोसोम हमेशा पाए जाते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, ऑलवेज टाइम पाए जाते हैं। अगर इसमें प्लास्टिड की बात किया जाए जो 3 प्रकार के था, तो ये हमेशा पाए जाते हैं। ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। दूसरा बात क्या होगा, वैक्यूल्स यानी रिक्तियों, रिक्तियों का आकार बड़ा होता है, यानी जो भोजन ग्रहण करने वाला जो होता है वो वैक्यूल्स क्या होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है, और इसमें क्या होता है, आकार में छोटा होता है। जो पेड़ पौधों को क्या करता है, आपका पेड़ पौधों में संचित यानी स्टोर खाना रखता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका वैक्यूल्स का काम होता है वो देखिएगा, हम लोग तो यहाँ पढ़े थे कि एनिमल सेल का वैक्यूल्स में क्या करता है, ग्लाइकोजन में क्या करता है, आपका खाना को स्टोर करता है, नहीं एनर्जी को। लेकिन पेड़ पौधा में किस में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। किस में करता है, जड़ में करता है। देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल्स का काम क्या है, आपका जड़ में स्टार्च के रूप में स्टोर करेगा। और एनिमल सेल क्या करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में किस में स्टोर करेगा, लीवर में स्टोर करेगा। पादप कोशिका द्वारा खाना, प्रोटीन और क्या विटामिन बनाए जाते हैं, है ना। और इसमें क्या, जंतु कोशिका द्वारा सभी प्रोटीन सभी विटामिन नहीं बनाए जाते। कहने का मतलब है पादप कोशिका द्वारा खाना, प्रोटीन और विटामिन सभी बनाए जाते हैं, लेकिन आपका जंतु कोशिका द्वारा प्रोटीन और विटामिन नहीं बनाए जाते हैं। कुछ विटामिन बाहर से भी लिया जाता है। चलिए थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।